हे जूजू, क्या हो रहा है? हे जीनी, यार क्या बोलो। आजकल हर कोई आईपीओ में निवेश कर रहा है। मुझे भी आईपीओ में निवेश करना है, पर मुझे तो कुछ पता नहीं है। बस इतनी सी बात। मेरी दोस्त पूजा है ना, वो बाटा देगी। चल चलते हैं। कल तो आईपीओ का क्रेज बढ़ते ही जा रहा है। अब देखिए हमारे जूजू और जिन्नी को भी आईपीओ के बारे में जानना है। और ये हाल हो गया है कि चाहे कॉलेज का स्टूडेंट हो या फिर हॉस्पिटल के डॉक्टर, सिविल इंजीनियर हो या प्लम्बर, आर्किटेक्ट हो या फिर इन्फ्लुएंसर, सबको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है। और इसका सबसे बड़ा एक रीजन ये भी है कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने में बहुत ज्यादा जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आज हम लोग आईपीओ के इस ट्रेंडिंग टॉपिक को पूरी तरीके से निचोड़ लेंगे और इससे रिलेटेड हर छोटी से बड़ी डिटेल को जानेंगे। पर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। जब किसी कंपनी को बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है और कोई इन्वेस्टर उन पैसों की जरूरत को पूरी नहीं कर पाता है, तब जो कंपनी है वो पहली बार अपने शेयर्स को पब्लिक में अनाउंस करती है और पब्लिक को शेयर बेचती है और उसके बदले उनको जो पैसे मिलते हैं उन पैसों को लेके वो अपने कंपनी को आगे बढ़ाती है। तो उसको जो है हम लोग आईपीओ बोलते हैं। छोड़ो ये सब थ्योरी, मैं एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। अब आप एक सपोज कीजिए कि कपड़े के आप एक व्यापारी हैं और आपने अपने जिले में एक दुकान खोला और आपकी जो दुकान है वो आपकी दुकान चल पड़ी। आपकी स्ट्रेटेजीज इतनी अच्छी थी कि आपकी जो दुकान है वो कस्टमर्स को बहुत ज्यादा पसंद आई और बहुत ज्यादा बिक्री हुई, बहुत ज्यादा चल पड़ी। अब जो है आपने सोचा कि अपने ही डिस्ट्रिक्ट में और एक दो दुकान खोल लेते हैं। इसके लिए आप जाते हैं इन्वेस्टर के पास और इन्वेस्टर से आप पैसे लेते हैं और अपनी दुकान की जो रिक्वायरमेंट है वो आप ओपन कर लेते हैं। दुकान ओपन हो गई आपकी। अब आपके पास एक से बढ़ के तीन दुकानें हो गई, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी है और आपका जो प्रोडक्ट है वो इतना अच्छा है कि कस्टमर को इतना पसंद आ रहा है कि वो तीनों दुकान भी आपकी सक्सेस हो गई और बहुत ज्यादा सेल होने लगी। तब आप क्या करेंगे? तब आप जाएंगे शार्क टैंक में और शार्क टैंक पहुंच के आपकी स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी निकली कि नमिता ने भी आपको ऑफर दे दिया और आपको मिल गई ऑल शार्क डील। तो शार्क टैंक से भी फंडिंग मिलने के बाद आप कितनी दुकानें खोल लेंगे? आप हो सकता है कि और 5-6 डिस्ट्रिक्ट में और 15-20 दुकानें खोल ले या 50 दुकानें खोल ले और वो सारी दुकानें आपकी सक्सेस हो जाती हैं। सपोज करते हैं कि आपने जितनी दुकानें खोली सब जो है सब सक्सेस होता गया। अब आपको लग रहा है कि नहीं, अब आपको धीरू भाई अंबानी की तरह एक दिन में 100 दुकानों का इनॉग्रेशन करना है। आप पूरे पैन इंडिया में दुकानें खोलना चाहते हैं, जिसके लिए आपको बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत होने वाली है और वो अमाउंट तो आपको शार्क टैंक से भी पूरा नहीं मिल पाएगा। तब आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी कंपनी के सारे डिटेल्स लेके सेबी के पास जाना होता है। वहां पे आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पहली बार आप जो है अपनी कंपनी के शेयर्स को पब्लिक करते हैं और अपने शेयर्स को पब्लिक के बदले वहां से जो आपको फंडिंग मिलती है उससे आप अपने बिजनेस को जो है आगे बढ़ाते हैं। अब जो पिच आप शार्क टैंक में जाके करते थे वही आपको जो है अपनी बैलेंस शीट, अपने प्रॉफिट लॉस, अपने फ्यूचर प्लान्स, सारी डिटेल जो है पब्लिक करनी पड़ती है। और पब्लिक जो है आपके सारे डिटेल्स, बैलेंस शीट वगैरह को देख के, फंडामेंटली देख के पब्लिक ये डिसाइड करती है कि आपके कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं। तो इस प्रोसीजर में अगर आपको पैसा लगाना है किसी नई कंपनी में तो यही जो है आप आईपीओ के थ्रू पैसा लगाते हैं। समझ में आया जूजू? हाँ, यहाँ तक तो समझ आ गया, पर मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सी कंपनी आईपीओ लड़ रही है? कौन सी कंपनी आईपीओ लेके आ रही है ये जानना तो आज की डेट में बहुत ही सिंपल है। आपके जो भी कंपनी, जिस भी कंपनी का डीमेट अकाउंट आप यूज करते हैं, उस कंपनी के डीमेट अकाउंट में एक आईपीओ सेक्शन होता है। वहां पे जब आप आईपीओ में जाएंगे तो आपको जो है जो भी आईपीओ चल रहे होंगे
और जो भी आईपीओ आने वाले हैं वो दोनों के डिटेल्स आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है और आप बिल्कुल नए हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। आपको फ्री में जो है डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। वहां पे जो आपको आईपीओ की डिटेल्स मिलेंगी, वहां पे आगे आगे आईपीओ में क्या होता है, आपको क्या चीजें देखनी चाहिए, या जो भी डिटेल्स है वो आगे आगे आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आएगा मैं बताते रहूंगी। यार पता कैसे चलेगा कि जो कंपनी पैसा मांग रही है वो कंपनी है कैसी? कौन सी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए और कौन सी कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए? बहुत सही सवाल पूछा है जुजू ने, क्योंकि पैसा अगर सही जगह पे नहीं लगा तब फिर आपको लॉस भी हो सकता है। लॉस ना हो इसके लिए सही कंपनी में पैसा लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सही कंपनी कौन सी है और कौन सी अच्छी कंपनी है, ये जानने के लिए आपको कंपनी के बारे में कुछ डिटेल जरूर जानने चाहिए। जिसमें सबसे पहला है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी कैसी है और कंपनी मार्केट में कब से है। ये चीजें जो है आपको जरूर जाननी चाहिए। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ कितनी है। और ग्रोथ का पता लगाने के लिए ही हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। जब कोई भी कंपनी आईपीओ निकालती है तो वो अपने फॉर्म में जो है पूरी डिटेल देती है। वो डिटेल पब्लिक किया जाता है, वो आपको डीमेट अकाउंट आईपीओ सेक्शन में पूरा जो डिटेल है, फंडामेंटल डिटेल, वो देखने को मिल जाएगा। पूरे फंडामेंटल डिटेल्स को चेक करना चाहिए ताकि आपको ये पता चल पाए कि कंपनी एक्चुअल में कैसी है। जैसे कि कंपनी पे कर्ज कितना है, कंपनी ने कितना कर्ज लेके रखा हुआ है और वो साल दर साल कितने कर्ज लेते जा रहे हैं। कर्ज का जो मॉडल है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। सेकंड देखा जाए तो कंपनी के एसेट्स कितने हैं। कंपनी के जो एसेट्स है ना, उसमें कंपनी की प्रॉपर्टी से लेके उनके जो टेबल चेयर कंप्यूटर वगैरह वो सब कुछ इंक्लूड होता है। तो आपको ये देखना चाहिए कि कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं और वो ईयर एंड ईयर बेसिस पे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अब जैसे कि ये जो लैपटॉप है ये मेरा एसेट्स है, ये कीबोर्ड मेरा है, यहाँ तक कि ये डिजिटल पेन ये भी मेरा एक एसेट्स ही है। और हो सके तो ये जरूर देखना चाहिए कि कंपनी का जो कर्ज है यानी लाइबिलिटीज है और जो एसेट्स हैं, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कर्ज ज्यादा है और एसेट्स कम है। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। हमें उन कंपनियों में ज्यादातर इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका जो कर्ज है वो कम हो और उनके एसेट्स ज्यादा हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी का रेवेन्यू कैसा है, कंपनी की जो कमाई है वो कैसी है, रेवेन्यू कैसा है। उसमें भी बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, पैट है, बिट्टा है, बट उतना नहीं भी अगर आप देखेंगे तो सिंपल रेवेन्यू आपको जरूर देखना चाहिए कि रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है कि नहीं, कंपनी ग्रोथ कर रही है कि नहीं। एट द एंड ऑफ द डे आप किसी भी कंपनी में यही तो देखना है ना कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है या जो भी वो बिजनेस मॉडल है, उनका जो बिजनेस मॉडल है वो कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट आपको कंपनी के प्रमोटर के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी पता कर लेनी चाहिए। वो जानकारी तो आपको सर्च करने से मिल जाएगी, कहीं ना कहीं न्यूज वगैरह में, या जो बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं उनके प्रमोटर्स खुद ही जो है आके अपने आईपीओ से पहले अपने बारे में बताते हैं। खैर अपने बारे में तो कोई गलत नहीं बताएगा, लेकिन फिर भी अगर आप पता कर लेंगे तो आपके लिए जो है थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। किंगफिशर आईपीओ लाती तो विजय माल्या का तो बैकग्राउंड चेक करना पड़ता ना, वरना बैंक की जगह पे इन्वेस्टर का पूरा पैसा डूब जाता। वैसे मैं पर्सनली जब भी किसी आईपीओ का रिव्यू करती हूँ तो इन सब डिटेल्स के बारे में आपको वीडियोस मिल जाते हैं। मैं एक ही वीडियो में सारा रिव्यू कर देती हूँ, जिससे कि आपको कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट करना है ये समझने में आसानी होगी। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए अब आपको कंपनी पसंद आ गई और आपने कंपनी को ग्रीन चिट दे दिया, लेकिन साथ में आपको जरा सा शेयर मार्केट का भी मूड जो है वो देख लेना चाहिए। अभी तो मार्केट कुछ समय से सिर्फ बुलिश है, मार्केट ऊपर ही जा रहा है, लेकिन अगर मार्केट का मूड मिजाज अच्छा नहीं हुआ और उस समय कोई आईपीओ आई, तब अगर बहुत अच्छी कंपनी भी है और डिमांड नहीं है तो हो सकता है कि आपको लॉस का सामना करना पड़ जाए। लेकिन ज्यादातर जो आईपीओ कंपनी है, जो कंपनीज है, वो जब अपना आईपीओ तभी लाती हैं जब वो खुद देखती हैं कि हाँ मार्केट का जो मूड मिजाज है वो पॉजिटिव में है। लेकिन मार्केट को आप सब लोग जानते हैं, वो तो पल पल में बदलता है। अभी कोई न्यूज आ गई और बस राम, तो ऐसा ना हो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आईपीओ किस टाइम पे आ रहा है। मैंने अभी जो पॉइंट बताया इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, एलआईसी।
क्योंकि एलआईसी बहुत अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट में भी थी, फंडामेंटल्स कमाल के थे। लेकिन जब उसका आईपीओ आया था तो थोड़ा-सा जो शेयर मार्केट है, उसमें कोई न्यूज़ आ गई थी, वो भी एलआईसी से रिलेटेड नहीं, मतलब थोड़ा बेरिश मूवमेंट चल रहा था और उसके चलते मार्केट में आईपीओ जिन्होंने एलआईसी का जो आईपीओ लिया होगा, जिनको अलॉट हुआ है, उनको काफ़ी लंबा समय का इंतज़ार करना पड़ गया प्रॉफिट लेने के लिए। आईपीओ लिस्ट होने के बाद एलआईसी का आईपीओ लिस्ट होने के बाद मुझे लग रहा है 1.5-2 साल हो गए, तब जाके जो है कस्टमर को प्रॉफिट मिला। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा-सा मूड मिजाज चेक कर लेना चाहिए। अब घर पे है ना कि गलत समय पे अच्छी बात भी करने जाएँगे तो अब अगर ये सब आपने चेक कर लिया तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों को आईपीओ के डिमांड को भी समझना जरूरी है। हम सब जानते हैं कि जो शेयर मार्केट है वो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, उसी तरीके से मार्केट ऊपर या नीचे जाता है। तो अगर जिस भी कंपनी अच्छी है लेकिन अगर आईपीओ में उसका डिमांड नहीं है तो फिर कंपनी आपको थोड़ा लॉस भी दे सकती है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप कंपनी के जो डिमांड है उसको समझें और उस हिसाब से अप्लाई करें। अरे, अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी का कितना डिमांड है? ये तो समझना बहुत सिंपल है, सब्सक्रिप्शन स्टेटस से। अब मान लीजिए कि कंपनी 400 करोड़ का इशू लेके आ रही है, शेयर इशू लेके आ रही है, लेकिन उसको उसके लिए 1600 करोड़ की बोली लग गई है, मतलब 1600 करोड़ के फॉर्म भर दिए गए हैं। तो फिर जाहिर सी बात है कि 400 करोड़ के बदले उनको 1600 करोड़ रुपए मिलने पब्लिक देने के लिए भी तैयार है, तो डिमांड ज्यादा है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना चाहिए कि जो आईपीओ है वो पूरा फिल हो रहा है कि नहीं, और फिल हो रहा है तो कितना गुना ज्यादा फिल हो रहा है। तो जितना ज्यादा डिमांड रहेगा प्रॉफिट होने के चांसेस उतने ज्यादा रहेंगे। ये उसी तरीके से है जैसे जॉब के लिए वैकेंसी निकलती है 1000 और बच्चे एग्जाम देने जाते हैं 1 लाख, लेकिन एग्जाम के रिजल्ट आने में और आईपीओ का रिजल्ट आने में दोनों में बहुत फर्क होता है, और फर्क कैसे होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। मेरे पास तो ज्यादा पैसे नहीं होते हैं। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कितना लगता है? अब आप आईपीओ में पैसा कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये जानना चाहिए कि आईपीओ में कितने प्रकार की कैटेगरी होती है, जिन कैटेगरीज में लोग इन्वेस्ट करते हैं। कैटेगरी जो है, कैटेगरी के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। मेनली 4 कैटेगरी होते हैं। रिटेलर, रिटेलर के बाद होते हैं आपका एनआईआई, एनआईआई के बाद ओएफएस, ओएफएस के बाद आपका आ गया क्यूआईबी। रिटेलर मतलब मेरे और आपके जैसे लोग जो कम पैसा लगाते हैं। अगर आप रिटेलर हैं तो मिनिमम 15,000 रुपए के आसपास आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, जिसमें आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी कैटेगरी में कितने लॉट के लिए मिनिमम और मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं, वो डिसाइड होता है जब आईपीओ आता है तब। लेकिन अगर मैं एक आपको छोटा सा एक आइडिया देने के लिए बता दूं, तो जो रिटेलर कैटेगरी होती है वो 1 लॉट से लेके 13 लॉट तक के आसपास अप्लाई कर सकती है। पैसे में बता देती हूँ, उसमें आपको आसानी होगी। मिनिमम आप 15,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रिटेलर कैटेगरी में, और मैक्सिमम 2 लाख के आसपास का, 2 लाख के आसपास का जो है मैक्सिमम आपका आता है अमाउंट। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी हो गई वो एनआईआई। एनआईआई में भी 2 कैटेगरी है, एक है स्मॉल एचएनआई, एक है बिग एचएनआई। हाई वर्थ इंडिविजुअल जो रिटेलर से ज्यादा पैसा लेके रखे हुए हैं, उनके पास रिटेलर से ज्यादा पैसा है, वो होते हैं स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई। उनको कन्वर्ट कर दिया जाए तो उनको उनको कहा जाता है एनआईआई। अब इनका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख के ऊपर का होता है, और 10 लाख तक के आसपास का, मैक्सिमम 10 लाख के आसपास का ये लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके बाद जो आता है वो ओएफएस। ओएफएस अगर मैं बता दूं तो वो कोई कैटेगरी मैं बोलूं तो है भी और नहीं भी। ओएफएस एक प्रकार का कोटा है, जैसे जॉब में आपको रिजर्वेशन कोटा मिलता है ओबीसी एससी एसटी के लिए, वैसे ही आपको जो आईपीओ है इसमें ओएफएस के थ्रू कोटा मिलता है। ओएफएस एक बहुत लंबा टॉपिक है, उसको मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगी, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देने के लिए बता दूं कि जो ओएफएस होता है वो ऑफर फॉर सेल होता है। अगर आप कंपनी से किसी भी तरीके से आईपीओ के पहले से जुड़े हुए हैं, उसमें पहले से आपका पैसा है, तो फिर कंपनी आपको ओएफएस के थ्रू एक कोटा प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको अलॉटमेंट के थोड़े चांसेस ज्यादा रहते हैं। लास्ट कैटेगरी आपकी है क्यूआईबी, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो सेबी से भी रजिस्टर्ड होते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है मार्केट में लगाने के लिए, वो होते हैं क्यूआईबी। उनका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है वो 10 लाख के ऊपर होता है। तो आप कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में हैं और कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
वो सब तो ठीक है, पर प्रॉफिट कितना हो जाता है? तो आ गई ना प्रॉफिट की बात। लालची हो बेटा तुम। चीन टपाक डम डम। अब ये कोई फिक्स डिपॉजिट तो है नहीं कि फिक्स प्रॉफिट होगा। और हम लोग तो बात कर रहे हैं शेयर मार्केट की, और शेयर मार्केट में कभी प्रॉफिट कभी लॉस हम सब जानते हैं। अरे यार, मैंने तो सुना था कि आईपीओ में लॉस नहीं होता है। अच्छा बेटा, अगर लॉस नहीं होता तो इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती फिर? ऐसे गलत जानकारी देने वालों से दूर रहिए। पर अगर अच्छी कंपनी और अच्छी टाइमिंग आपने चूज की है, तो फिर आप जीएमपी के थ्रू ये जरूर आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट होगा, या फिर आप जो आईपीओ भर रहे हैं उसमें आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं या फिर लॉस मिलने के। तो जीएमपी के थ्रू, ग्रे मार्केट प्रीमियम के थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। पता नहीं, सॉरी मैंने गलत बोला। आप एक आइडिया लगा सकते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। अब मार्केट में किसी आईपीओ के लिए कितना डिमांड चल रहा है, उसके थ्रू मार्केट जो है एक प्रीमियम निकालती है। डिमांड के थ्रू एक जो प्रीमियम बताती है कि आपको इस आईपीओ में इतने रुपए का पर शेयर, इतने रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। इसके थ्रू एक आइडिया लगाया जाता है कि इस आईपीओ का डिमांड कितना है और आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। और ये जो जीएमपी है वो डेली चेंज होता रहता है मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। अब एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, अभी अर्काडी डेवलपमेंट का आईपीओ चल रहा है। मैं आपको एग्जांपल के लिए जो है अर्काडी डेवलपर लिमिटेड का ही जो जीएमपी कंपेयर करके दिखा देती हूँ कि कैसे इसका डिमांड चल रहा है। यहाँ दे सकते हैं अर्काडी डेवलपर लिमिटेड, इसका मैंने पूरा रिव्यू किया हुआ है अपने चैनल पे, आप जाके देख लीजिएगा, आई बटन पे लिंक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं आईपीओ के जीएमपी की। जीएमपी आप देखिए कैसे इसका जो है चेंज हो रहा है, रोज डेली चेंज होता है। 12 तारीख को इसका जीएमपी 50 रुपए था, जो कि 13 तारीख को 60 रुपए हो गया, और आज के दिन 14 तारीख को ये 60 रुपए का जीएमपी चल रहा है। अगर कल इसकी डिमांड बढ़ती है तो जीएमपी बढ़ जाएगा। अगर ऐसा लगता है कि नहीं मार्केट में इसकी डिमांड कम हो गई है, तो कल इसका जो जीएमपी का प्राइस है वो घट जाएगा। ये जो 50 रुपए और 60 रुपए है ये पर शेयर है, मतलब एक शेयर में आपको इतने का प्रॉफिट हो सकता है। तो जितने शेयर का लॉट होगा उसमें से आप इतने में गुणा कर देंगे तो आपका जो टोटल प्रॉफिट है एक लॉट में वो निकल के आ जाएगा। अब अर्काडी डेवलपर लिमिटेड की बात करते हैं, तो एग्जांपल आप देख लीजिए, बेहतर समझ पाएंगे। अर्काडी डेवलपर लिमिटेड के आईपीओ में आपका जो एक लॉट में 110 शेयर है, तो 110 रुपए इंटू 60, एक शेयर पे 60 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब टोटल आपको एक लॉट पे 15,000 अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस पे आपको 6,600 के आसपास का प्रॉफिट मिल जाएगा। ये बस एक आइडिया है, अनुमान अनुमान है, ये कोई फिक्स नहीं होता है। हाँ, मैंने बोला था ना कि एग्जाम रिजल्ट में और आईपीओ के रिजल्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है, बाद में बताएंगे। तो अब मैं उसको बताती हूँ कि क्या डिफरेंस होता है। एग्जाम में जब 1,000 वैकेंसी निकलती है और 1 लाख फॉर्म देते हैं, भरे जाते हैं, 1 लाख लोग एग्जाम देते हैं, तो वो 1,000 लोग सेलेक्ट होते हैं जिन्होंने ज्यादा मेहनत की है, जिन्होंने अपना जो एग्जाम बहुत अच्छे से दिया है, सही तरीके से दिया है, और जो टॉप करते हैं। पूरे 1 लाख लोगों में से फर्स्ट 1,000 लोग जो सबसे अच्छा नंबर लाए होंगे उनको जॉब मिलेगी। बट आईपीओ में ऐसा नहीं है। अगर आईपीओ में 400 करोड़ का आईपीओ है और 1,600 करोड़ रुपए इकट्ठा हो रहे हैं, मतलब 4 गुना जो है फॉर्म भरे गए हैं, तो इनमें कोई एग्जाम नहीं होता है, बल्कि इनके पैन कार्ड के थ्रू लॉटरी सिस्टम होती है। रैंडम लोगों को चूज किया जाता है। इसका कोई भी जो है एक कोई भी रूल नहीं है कि कौन किसको मिलेगा और किसको नहीं। बस एक लॉटरी की तरह, वही है ना, चिट खेलते थे ना हम लोग, चोर कौन सिपाही कौन, बस वैसा ही है। जितना भी हो, सबका जो पैन कार्ड है उनमें से एक रैंडम जो है चूज किया जाता है। इसका कोई फिक्स कोई भी नहीं बता सकता है कि किसको आईपीओ मिलेगा और किसको नहीं। आईपीओ भरते टाइम या फिर अलॉटमेंट के टाइम आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि मैं 15,000 लगा रही हूँ और वो सामने वाला 10 लाख लगा रहा है, तो क्या हम दोनों को एक समान देखा जाएगा, या फिर 10 लाख लगाने वाले को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी और 15,000 लगाने वाले को कम? अलॉटमेंट होता है आईपीओ का, वो कैटेगरी वाइज होता है। जब आईपीओ आता है तभी फिक्स रहता है कि किस कैटेगरी को कितने परसेंट शेयर अलॉट किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई कंपनी 100 शेयर जो है मार्केट में लेके आ रही है,
तो पहले से तय होगा कि क्यूआईबी को कितना मिलेगा, एनआईआई को कितना मिलेगा, रिटेलर को कितना मिलेगा और ओएफएस के थ्रू कितने शेयर अलॉट होंगे। तो ये जो है पूरा पहले से डिसाइडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल 100 शेयर अगर कोई कंपनी लेके आ रही है तो उसमें 40 शेयर क्यूआईबी के लिए हो गए, 15 शेयर एनआईआई के लिए हो गए। 15 शेयर में भी दो स्प्लिट हो गया, 10 शेयर बिग एचएनआई और 5 शेयर स्मॉल एचएनआई। उसके बाद रिटेलर के लिए हो गया 15 शेयर और बाकी जो बचा वो ओएफएस के लिए। तो इस तरीके से पहले से डिसाइडेड होता है। और अलॉटमेंट के टाइम क्यूआईबी के लिए जब क्यूआईबी सेलेक्ट किए जाएंगे तो उन्हीं 30 शेयर में से ही मतलब जो 30 शेयर क्यूआईबी को लिए अलॉटेड है उसमें से ही चुना जाएगा, चाहे कितने भी लोग अप्लाई कर दे। तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप 10 लाख लगा रहे हैं और मैं 15,000 लगा रही हूँ। सबका अपनी अपनी कैटेगरी में ही अलॉटमेंट होगा। जॉब किसको मिलेगी ये तो मेहनत का खेल है, लेकिन आईपीओ में अलॉटमेंट किसको मिलेगा ये किस्मत का खेल है। और मेरी किस्मत तो बहुत फूटी है, मुझे तो ज्यादातर आईपीओ नहीं मिलता है। जीनी यार, मैं भी बहुत अनलकी हूँ। आईपीओ के अलॉटमेंट का कोई हिडन ट्रिक है क्या? देख जुजू, वैसे तो ना आईपीओ का अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाने की कोई भी ट्रिक नहीं होती है, कोई भी हिडन टिप्स नहीं होता है। चाहे कोई भी किसी को बोल ले कि हिडन टिप ये वो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि वो लॉटरी सिस्टम है और रैंडम लोगों को ही मिलती है। पर हाँ, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि अपने साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स का भी जो है डीमेट ओपन करा लीजिए और उनके नाम से भी अगर कोई बड़ा आईपीओ है तो उनके नाम से भी जो है आईपीओ को फिल कीजिए, जिससे कि थोड़े चांसेस बढ़ जाएंगे आपको आईपीओ अलॉटमेंट के। डीमेट अगर नहीं खोला हुआ है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से खोल लीजिएगा। फैमिली मेंबर्स के नाम से क्यों? मैं तो अपने नाम से हाई 4-5 डीमैट अकाउंट खोल लूंगा और अलग अलग डीमैट अकाउंट से आईपीओ अप्लाई करूंगा। वाह वाह मेरे बुद्धि के बलिहारी वाह। आप इस जुजू की तरह ज्यादा दिमाग मत लड़ाइएगा और ऐसा कुछ भी मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने पे आपका जो फॉर्म होता है वही इनवैलिड हो जाता है। आप जो फॉर्म भरेंगे आईपीओ के लिए वही इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा, आपका लॉटरी सिस्टम में पर्ची भी नहीं फेंका जाएगा। एग्जाम में पहुंचेंगे तब तो फिर पास और फेल होने की नौबत आएगी ना। जब फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर बाकी क्या है, लॉटरी तक पहुंचेंगे ही नहीं तो फिर क्या किस्मत का वो करेंगे। तो ऐसा काम मत कीजिएगा, अपने नाम से जो है केवल एक ही बार फॉर्म भरिएगा, अलग अलग डीमैट से मत भरिएगा। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो अपने फैमिली मेंबर के नाम से जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे आप अगर भर भी देते हैं तो जो लॉटरी होती है वो कोई डीमैट के बेसिस पे नहीं होता है, वो पैन नंबर जो होता है उसके बेस पे निकलता है। पैन आईडी से ही लॉटरी सिस्टम निकलती है। तो आप चाहे कितने बार भी फॉर्म भर ले, कितने डीमैट में भी जाके, पैन तो आपका सेम ही रहेगा। तो फिर ये कोई सेंस नहीं बनता है, ये बिल्कुल इनवैलिड है। यहाँ तक तो सैम जेहिच आ गया, पर अगर मुझे आईपीओ अलॉट नहीं हुआ तो मेरा पैसा रिफंड कैसे मिलेगा? अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो फॉर्म भरते समय ही रिफंड डेट लिखी होती है, तो तय डेट पे आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाता है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आपको आईपीओ अलॉटमेंट हो जाता है तो फिर लिस्टिंग डेट के दिन वो जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तब पैसा अकाउंट में नहीं आता है, बल्कि शेयर जो है आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। उसके बाद आप जब चाहें उस शेयर को बेच के प्रॉफिट अगर हो रहा होगा तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आईपीओ नीचे लिस्ट हुई होगी तो फिर आपको लॉस हो रहा हो तो फिर अब वो तो आपके ऊपर है कि आप वेट करेंगे कि क्या करेंगे। और अगर प्रॉफिट भी हो रहा हो तब भी आपके ऊपर है, आप जितने दिन चाहें उसको रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब वो शेयर्स आपको मिल गए हैं, आप एक दिन में चाहे तो बेच दे या फिर ये 100 साल तक रखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यार जीनी, मुझे तो सब कुछ सैम जेहिच आ गया। चल अब घर चलते हैं, बहुत रात हो गई है। हाँ चल जूजू चलते हैं। अब ये तो चले गए, लेकिन अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। एंड आई होप कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ और साथ में जूजू जीनी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।